दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो से यार हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है इसका, इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ये देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में। उसके बाद कौन कौन सी इनकम को आप चार्ज करोगे इस पर्टिकुलर हेड के अंदर में, ठीक है। हेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन होता है, जो पीजीबीपी है, ये एक पर्टिकुलर हेड होता है ग्रॉस टोटल इनकम में। जैसे आपको याद होगा जब मैंने आपसे जीटीआई के बारे में डिस्कशन किया था, तो जीटीआई जो होता है वो 5 हेड की इनकम को मिला करके बनता है, जिनमें से पहला हेड जो हम लोग का होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। उसके बाद फिर एक आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर एक आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और फिर एक आता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और लास्ट में जो बच जाती है इनकम उनको हम लोग डाल देते हैं उठा करके अदर सोर्सेज में। तो सैलरीज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, पीजीबीपी। इनमें जो इनकम नहीं आ पाती हमारी उसको हम लोग उठा के डाल देते हैं अदर सोर्सेज में, जैसे इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, ठीक है। तो ये सारी अदर सोर्सेज में यहाँ पे चली जाती है। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये टॉपिक मैंने आपके ऑलरेडी कवर करा दिए लास्ट वीडियोस तक। सैलरी का भी आपको मिल जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का भी और कैपिटल गेन का भी। सारे वीडियोस यहाँ पर सीक्वेंस में अपलोडेड है और पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पीजीबीपी। ये फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद चार्जेबल इनकम्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी इनकम चार्ज होती है आपकी पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर में। उसके बाद लास्ट में कुछ डीम्ड प्रॉफिट्स वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो देख लेंगे कि मतलब कौन कौन सी इनकम डीम्ड प्रॉफिट के अंदर में यहाँ पर गिरती है। तो ये 3 टॉपिक यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से जो बचे हुए टॉपिक होंगे उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके यहाँ पर हम लोग सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर करने वाले हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले, द प्रोविजंस रिगार्डिंग इनकम्स चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर कंटेन्ड इन सेक्शन 28 टू सेक्शन 44D। मतलब ये जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका सिमटा हुआ है सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44D के अंदर में, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। सेक्शन 28 आपका चार्जिंग सेक्शन होता है, और इसके बाद धीरे धीरे आगे के सेक्शन यहाँ पर आते जाते हैं वो आपको बताते हैं कि कौन सी इनकम आएगी, फिर कौन से आपको जो डिडक्शन है वो अलाउड होंगे, कौन से डिडक्शन आपके डिसअलाउड होंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका जो है वो सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44D के अंदर में ही सिमटा हुआ है। अब इसके बाद देखें, जब पीजीबीपी की हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो यहाँ पर जो भी इनकम, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सैलरीज पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि आपको जो भी सैलरी मिल रही है वो आप इसके सैलरी के अंदर में चार्ज कर देते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने घर को रेंट पे चढ़ा हुआ है, तो उससे जो भी इनकम हो रही तो उसको आप हाउस प्रॉपर्टी में डाल दोगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई आपने कैपिटल एसेट अपना आप सेल किया, तो उससे जो भी इनकम आपको हुई वो आपने उठा करके कैपिटल गेन में डाल दिया। अब इसके बाद ये जो चौथा हेड है, जो पीजीबीपी का हेड है हमारा, ये हमको बोलता है कि कोई भी मान लीजिए अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो या फिर अगर आप कोई भी तरीके का प्रोफेशन अपना चला रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो उस बिजनेस या फिर उस प्रोफेशन से आपको कोई भी तरीके की इनकम होती है तो वो आपकी चार्ज हो जाएगी इस पर्टिकुलर हेड के अंदर में, ठीक है। क्योंकि हेड वाइज हम लोग यहाँ पर अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी आपकी इनकम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से हो रही है उसको आप इस हेड के अंदर में डालोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो पी का मतलब ये प्रॉफिट हो गया और ये गेन्स हो गया। अब प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि आपको इनकम हुई और इस इनकम को अर्न करने के लिए आपने कोई खर्चा भी यहाँ पर किया था, तो इनकम माइनस एक्सपेंस जब आप करते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लॉस भी आपको हो सकता है। उसके बाद जब गेन्स की बात करते हैं तो गेन्स में क्या होता है कि नॉर्मली आपने कोई खर्चा इसके लिए नहीं किया, वो आपको ऐसे इनकम मिल गई। तो ये नॉर्मली सिर्फ इनकम होती है, इसके लिए कोई भी आप खर्चा नहीं करते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनसेशन मिल गया, कोई डोनेशन आपको मिल गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी गेन्स में आ जाती हैं। तो कोई भी हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे गेन्स हो, आपको ये डिस्टिंक्शन नहीं करना कि वो प्रॉफिट है कि वो गेन है, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, आपको इससे भी मतलब नहीं कि आपको बिजनेस से इनकम हो रही है कि प्रोफेशन से इनकम हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इनकम आपको बिजनेस से हो रही है और जो इनकम आपको प्रोफेशन से हो रही है वो पूरी की पूरी यहाँ पर पीजीबीपी के अंदर ही चार्ज होने वाली है। तो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे आपका गेन हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे प्रोफेशन से हो, वो पूरा का पूरा आपका इसी हेड के अंदर में आकर के गिरेगा। इसके बाद देखिए
ये जो पीजीबीपी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो पीजीबीपी हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जब आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिलेंगे। अब मान लीजिए जैसे आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, तो ये बिजनेस को चलाने पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट या लॉस आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इसके लिए आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जब आप 11th और 12th क्लास में आप अकाउंटिंग स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो वहाँ पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाते हो। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना रहे हो, पीएल अकाउंट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बना रहे हो, उसमें यहाँ पर आप अपनी सारी की सारी एक्सपेंसेस डाल देते हो। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी इनकम है वो आप डाल देते हो, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गई आपकी, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। यहाँ पर फिर आपको मिलता है नेट प्रॉफिट आपका। अब ये नेट प्रॉफिट जो है, इसी पे आप क्या देने वाले हो, टैक्स देने वाले हो। लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया और ये जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है, ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन जब हम इनकम टैक्स के पर्पस के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। मतलब जो इनकम टैक्स लॉ है वो कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस जो आपने यहाँ पर माइनस किए हुए हैं वो हम अलाउ नहीं करते, वो आप माइनस नहीं करोगे, ठीक है। मतलब नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे आप उसको माइनस नहीं करोगे। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हो सकता है आपने ज़्यादा चार्ज कर दी हो, मान लो आपने चार्ज किया हो 10,000 रुपये और लॉ कहता है कि सिर्फ आप 6,000 चार्ज कर सकते थे, तो यहाँ पर एक्सेस जो आपने चार्ज किया है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। कुछ ऐसी इनकम हो सकती है जो कि आपको अलाउ नहीं की गई थी लेकिन आपने इसमें डाल दी, तो ये आपकी नहीं होगी। हो सकता है कुछ इनकम ऐसी हो जो कि आपको अलाउड थी लेकिन आपने इसमें चार्ज ही नहीं करी, क्योंकि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम आप इसमें नहीं डालते हो, तो वो हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे डिडक्शन, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने माइनस किए हैं, कुछ ऐसी इनकम जो आपने यहाँ पर चार्ज की हुई है, वो हो सकता है कि लॉ के हिसाब से अलाउड ना हो, या फिर हो सकता है आपने चार्ज ना की हो लेकिन वो अलाउड हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला, इस नेट प्रॉफिट में आपको कुछ चीज़ें प्लस करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको इसमें से यहाँ पर रिमूव करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपका यहाँ पर निकलेगा वाला नेट प्रॉफिट जो कि इनकम टैक्स लॉ आपको कहता है कि आप निकालो, और इसी नेट प्रॉफिट पे आप क्या दोगे, टैक्स यहाँ पर पे करोगे। जैसे सैलरीज की जब हमने बात करी थी, तो जो सैलरी आपको मिल रही है, सपोज आपको साल में 5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, लेकिन ये 5 लाख रुपए की जो सैलरी मिली ये पूरी की पूरी टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है। इस पर जो आपके हाथ में पूरी सैलरी आई, ये इस पर आप टैक्स नहीं पे करते हो, आप इसको फिर से कैलकुलेट करते हो। यहाँ पर आप ये देखते हो कि कितना पोर्शन मेरा टैक्सेबल है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करें, कुछ अलग चीज़ नहीं है। हर हेड में हम लोगों ने यही चीज़ करी कि टैक्सेबल पार्ट को हम लोगों ने इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग निकाल करके उसको जोड़ दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग यही चीज़ करें, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है उसमें हम लोग कुछ चीज़ें प्लस करेंगे, कुछ चीज़ें माइनस करेंगे, और हम लोगों का जो भी नेट प्रॉफिट है वो निकल करके आ जाएगा, उसी पे हम लोग टैक्स दे देंगे। तो कहने के लिए चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन देखिए तो बहुत सिंपल है। बस ये होता है कि थोड़ा याद करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउड है, कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, कितनी लिमिट आपको अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी याद करने वाली होती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर नहीं है, याद भी आराम से हो जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको पता रहे कि आप लोग क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में ये हो कि आप डिडक्शन पढ़ते जाओ, आप इनकम पढ़ते जाओ, आपको ये पता ही नहीं कि आप क्यों पढ़ रहे हो। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला उसमें जो चीज़ें प्लस करनी, माइनस करनी, वही आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो एक एक करके हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर इनकम्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप एडजस्ट करते हो उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे डिडक्शंस की, कि कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउड होते हैं, कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होते हैं। तो इन सब की बात हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पर आप ये समझिए कि ये चैप्टर का पूरा एक जिस्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस जो हम लोगों को बताया जा रहा है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बिजनेस बोला जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखें, बिजनेस मीन्स परचेज, सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ अ कमोडिटी विद अ व्यू टू मेक प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप मान लीजिए परचेज करते हो, सेल करते हो किसी आइटम को, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ये आपका बिजनेस के अंदर में ही जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या बोले, इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग और एनी एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब क्या हुआ, किसी तरीके का मान लीजिए एक स्टार्टअप है। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं। एडवेंचर का मतलब ये हो जाता है कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी आप करने वाले हो, कोई एक ऐसा बिजनेस आप करने वाले हो जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप पहली बार उसको इनिशिएट कर रहे हो, तो अब आपको ये नहीं पता है कि वो आपका बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो ये क्या है, एक तरीके का एडवेंचर है, क्योंकि आप बहुत बड़ा यहाँ पर रिस्क ले रहे हो। तो किसी भी तरीके का एडवेंचर हो या फिर किसी भी तरीके का आपका कंसर्न है यहाँ पर, जो कि किस नेचर का है, ट्रेड, कॉमर्स या फिर
मैन्युफैक्चरिंग के नेचर का है। तो ये आपका पूरा क्या होता है, बिजनेस के अंदर में यहाँ पर चला जाता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो परचेज और सेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो तो आप उसको लगातार करते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं होता इन अ बिजनेस एंड दैट इट शुड बी कैरिड ऑन परमानेंटली। तो ऐसा भी नहीं कि जो बिजनेस आप कर रहे हो या फिर जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो परमानेंटली आप करते रहो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसको लगातार करो या फिर आप उसको परमानेंटली करते रहो। तो इसका मतलब क्या निकला, नाइदर रिपीटिशन नॉर कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन इज नेसेसरी। जैसे कि मान लो अगर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, परचेज और सेल आप करते हो, तो आपने एक बार परचेज और सेल कर दिया, तो अब अगर आपने परचेज और सेल एक बार किया और आपको प्रॉफिट हो गया और आपका बिजनेस चल रहा है आराम से, तो ऐसा नहीं कि आपको फिर से उसको करना पड़ेगा, फिर से उसको अगली बार करना पड़ेगा और फिर से उसको आप अगली बार करोगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं तभी हम उसको बिजनेस बोलेंगे, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। अगर आप एक बार भी करते हो साल में तो भी वो आपका बिजनेस के अंदर में ही काउंट होगा, अगर आपका जो मोटिव है वो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना है स्टार्टिंग से। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है वो किस तरीके का होगा और उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका रिपीटिशन और कंटिन्यूटी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिए क्या बोले, प्रॉफिट ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दिस हेड प्रोवाइडेड दैट इट इज अ वेंचर इन द नेचर ऑफ बिजनेस और ट्रेड। मान लो कि आप बिल्डर हो कोई, ठीक है, अब बिल्डर हो अगर आप साल में एक बार घर बना करके या बिल्डिंग बना करके आप सेल करते हो, तो ये क्या है, एक तरीके का आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो ये जो आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन है ये भी आपका बिजनेस के अंदर में ही जाएगा अगर ये आपने जो ट्रांजेक्शन किया है ये बिजनेस या ट्रेड के नेचर में किया है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने ऐसे ही वो घर बनवाया और मैंने उसको बनवा करके सेल कर दिया, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा कैपिटल गेन के अंदर में जाएगा, ना कि बिजनेस के अंदर में। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही है ये बना करके बेचना, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। तो बस ये देखना है कि आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हो वो बिजनेस या फिर ट्रेड के नेचर में होना चाहिए, तभी वो बिजनेस के अंदर में आएगा। नहीं तो अगर आप उसको किसी और मोटिव से कर रहे हो तो फिर वो कैपिटल गेन में आपका गिर जाता है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट में क्या बोला है, इन दिस कनेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इंटेंशन ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर शुड बी टू सेल एट अ प्रॉफिट। तो अगर आप परचेज कर रहे हो कोई भी गुड्स या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपका प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए। तो अगर आप परचेज कर रहे हो या फिर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको, तो आपका जो मोटिव हो वो उसको सेल करना हो एट अ प्रॉफिट। ऐसा ना हो कि आप उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए अपने रखने वाले हो, ठीक है। मान लीजिए आप गए मार्केट में, आपने गुड्स खरीदे और आपने गुड्स खरीद करके खुद कंज्यूम कर लिया, तो ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आपने गुड्स खरीदे और आपने उसको, आपको स्टार्टिंग से पता था कि आप परचेज करके उसको बेचने वाले हो, तो ये क्या है, ये बिजनेस एक तरीके का। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हमारी आएंगी और क्या क्या कंडीशन के हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन बड़ा सिंपल है। आप जानते हो कि प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग एक पर्टिकुलर अपनी नॉलेज का यूज़ करके, अपनी स्पेशलाइज नॉलेज का यूज़ करके अपनी अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर ही क्या बोले, प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटीज फॉर अर्निंग लाइवलीहुड विच रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ अ लॉयर, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर एंड सो ऑन आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशन। अब देखिए एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लॉयर या फिर डॉक्टर या फिर कोई भी प्रोफेशनल है, अगर वो किसी बिजनेस में यहाँ पर किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है, तो वो जो सैलरी वो वहाँ पर अर्न कर रहा है वो उसकी प्रोफेशनल इनकम नहीं होती, वो उसकी सैलरी इनकम होती है, वो जाती है सैलरी हेड के अंडर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन आ जाता है। जैसे मैंने आपको जब सैलरी पढ़ाया था तो मैंने आपसे वहाँ पर ये कहा था कि जब भी एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा और वहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है तो वो आपकी सैलरी में काउंट होगी, ना कि आपकी बिजनेस इनकम है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई लॉयर या फिर कोई डॉक्टर अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, मान लीजिए डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है और वहाँ पर उसको मंथली सैलरी मिल रही है, तो ये सैलरी जो उसको मिल रही है ये उसकी सैलरी इनकम होगी। लेकिन अगर यही डॉक्टर या फिर यही लॉयर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं और वहाँ पर वो फीस चार्ज करते हैं, तो ये क्या है, ये उनकी प्रोफेशनल इनकम है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई टीचर है, वो अगर स्कूल में जाकर के पढ़ा रहा है तो वहाँ पर उसको सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी उसकी सैलरी हेड के अंदर में इनकम में जाएगी। लेकिन अगर वो मान लीजिए कि अपनी कोचिंग चलाता है, अपनी कोचिंग स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर जो भी वो फीस चार्ज करेगा वो उसकी यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोफेशनल इनकम क्या होगी और सैलरी इनकम के अंदर में क्या क्या चीज़ें चली जाएंगी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोले द प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। जैसे कि आप देखते हो आजकल वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हैं, तो वोकेशनल इसका कोर्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्किल आप यहाँ पर सीखते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने स्टॉक ट्रेडिंग में कर लिया कोई वोकेशनल कोर्स, तो आप वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग फर्म खोल सकते हो, ठीक है। आपने मान लीजिए कि म्यूजिक सीख ली,
एक तरीके की वही स्किल है म्यूज़िक, ठीक है, डांसिंग आपने सीख ली, तो ये सारी क्या है, ये वोकेशन के अंदर में काउंट होती है। तो वोकेशन भी जो है वो भी प्रोफेशन के अंदर में ही यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोले, वोकेशन मीन्स एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अर्न लाइवलीहुड, जैसे कि ब्रोकरेज हो गया, इंश्योरेंस एजेंसी हो गया, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, तो ये सारा क्या होता है, ये वोकेशन के अंदर में जाता है। तो वोकेशन जो है वो प्रोफेशन के अंदर में ही आ जाता है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, एज द रूल्स फॉर द असेसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन आर द सेम। तो मतलब जब हम लोग असेस कर रहे होंगे अपनी बिजनेस, प्रोफेशन या फिर वोकेशन की इनकम को, तो हमको इससे मतलब नहीं कि वो बिजनेस की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम है, वोकेशन की इनकम है, क्योंकि ये तीनों अल्टीमेटली किस में जाने वाली है, ये तीनों की तीनों जाएंगी पीजीबीपी के अंडर में, ठीक है। मतलब आपकी बिजनेस से हो, चाहे आपकी प्रोफेशन से हो, चाहे आपकी वोकेशन से हो, आपको वहाँ पे अलग से क्लासीफाई करने की उसको जरूरत नहीं है, वो आपकी पूरी की पूरी चली जाएगी पीजीबीपी के अंडर। मतलब जैसे जब आप आईटीआर यहाँ पर फाइल करोगे तो आईटीआर में आपको पीजीबीपी का हेड दिख जाएगा एक, तो उसी पीजीबीपी के हेड में आपको ये उठा करके डाल देना, आपको ये नहीं क्लासीफाई करने की जरूरत है वो प्रोफेशन की इनकम है, बिजनेस की इनकम है या फिर वोकेशन की इनकम है, वो बस पीजीबीपी के हेड के अंदर में आप आराम से डाल दीजिए, आपकी वही उसी हेड के अंदर में काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम को चार्ज करना है इस पर्टिकुलर हेड के अंदर में, यानी कि पीजीबीपी हेड के अंदर में। अब देखिए जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हम लोगों को बताया जा रहा है कि कौन कौन सी इनकम को चार्ज किया जाएगा पीजीबीपी हेड के अंदर में, तो वो चीज़ बताई गई है सेक्शन 28 के अंदर में। ये हम लोगों का होता है चार्जिंग सेक्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया कि सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44D में पूरा चैप्टर है हम लोगों का, ठीक है। पीजीबीपी का जितने भी प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे वो सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44D के अंदर में आते हैं। तो सेक्शन 28 जो होगा वो स्टार्टिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, मतलब ये बताएगा कि कौन कौन सी इनकम को आपको चार्ज करना है इस पर्टिकुलर हेड के अंदर में। तो यहाँ पर देखें, इसमें देखिए जो पहली इनकम बताई जा रही है वो क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो किसी भी तरीके का रेवेन्यू प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है, ठीक है, अब वो चाहे बिजनेस से हो चाहे आपका प्रोफेशन से हो, तो वो आपका इसी हेड के अंदर में यहाँ पर चार्ज होगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट्स की बात की गई है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स का मतलब है कि वो रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट है, ठीक है, वो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है वो प्रॉफिट। तो अगर रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो आप पीजीबीपी में डालोगे उसको। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि कैपिटल प्रॉफिट हो गया, आपने कोई असेट अपना बिजनेस का मान लीजिए सेल कर दिया, अब आपका बिजनेस सेल करने का नहीं था उस मशीन को, आप मशीन यूज़ कर रहे थे फैक्ट्री में, ठीक है, उस मशीन से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। अब मान लीजिए कि वो मशीन आपने उठा करके सेल कर दी, तो आपने जो मशीन आपने सेल करी है वो आपका क्या है, कैपिटल गेन है, यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट आपका नहीं है, ठीक है, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट आपका जब भी होगा तो वो आपका कैपिटल गेन्स में जाएगा। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उस मशीन से बना करके आप गुड्स यहाँ पर सेल कर रहे हो, तो जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट आपका चार्ज होगा पीजीबीपी हेड के अंदर में। दूसरी चीज़, सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या बोले, एनी कंपेंसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाई। अब यहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी कथा लिखी हुई है, तो ये लंबी चौड़ी कथा मैं पूरी पढ़ने नहीं वाला हूँ, सिर्फ आपको शॉर्ट आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। आपके ये जो पूरे कथा लिखी हुई है ये आपके अपने आंसर फ्रेम करने के लिए यहाँ पर एग्जाम में दे दी मैंने, ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम में फ्रेम करोगे आंसर तो आप वहाँ पर इसको देख करके भी लिख सकते हो। वैसे आपके बुक्स में भी ये चीज़ दी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोले, एनी कंपेंसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाई, कोई भी तरीके का कंपेंसेशन अगर ड्यू हुआ है या फिर रिसीव हुआ है, किसको, अब यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पर भी पर्सन है, यहाँ पर भी पर्सन है और यहाँ पर भी पर्सन है। तो कोई भी तरीके का कंपेंसेशन अगर मिल रहा है, किस वजह से, क्या रीज़न होगा कंपेंसेशन मिलने का, टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू। तो इसका मतलब क्या निकला कि किसी पर्सन को, ठीक है, जो भी पर्सन मैनेज कर रहा था उस बिजनेस को, उसकी मैनेजमेंट को यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया, या फिर उसके जो टर्म्स और कंडीशन थे इसके मैनेजमेंट के वो यहाँ पर मॉडिफाई कर दिए गए, तो उसको हो सकता है किसी तरीके का लॉस हुआ हो। तो जब भी टर्मिनेशन होगा उसकी मैनेजमेंट का या फिर मॉडिफिकेशन होगा उसके टर्म्स और कंडीशन में, तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा, तो वो उसका कंपेंसेशन जाएगा पीजीबीपी में। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, इस बार उसका पूरा का पूरा ऑफिस ही उठा के टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, या फिर उसके जो ऑफिस की टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया, तो उस वजह से उसको यहाँ पर कंपनसेशन मिल सकता है, तो ये भी पीजीबीपी में जाएगा। उसके बाद आपका बिजनेस मान लीजिए चल रहा था फॉरेन में, आपने किसी एजेंट को यहाँ पर हायर कर रखा था, कोई आपका वो एजेंसी के थ्रू आपका बिजनेस यहाँ पर मैनेज कर रहा था, उस एजेंसी को ही यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू। तो चाहे मैनेजमेंट को टर्मिनेट किया जाए, चाहे ऑफिस को टर्मिनेट किया जाए या फिर एजेंसी को टर्मिनेट किया जाए,
तो जिस भी इंसान की ये सारी चीज़ें टर्मिनेट होंगी या मॉडिफाई होंगी उसकी वजह से उसको यहाँ पर कंपनसेशन रिसीव होगा। तो वो कंपनसेशन हमारा चार्ज हो जाएगा पीजीबीपी हेड के अंदर में, ठीक है। तो ये कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। कुछ और पॉइंट यहाँ पर कंपनसेशन से रिलेटेड बचे हैं, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार जो भी प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस था उसके जो भी राइट्स थे वो यहाँ पर गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने पड़ गए उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको कंपनसेशन रिसीव होने वाला है, ठीक है। इसी वजह से उसको कंपनसेशन यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या हुआ कि उसके जो भी प्रॉपर्टी या फिर जो भी बिजनेस के राइट्स थे वो क्या किया, उसने उनका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट को दे दिया या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल किसी डिपार्टमेंट को या फिर ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन को यहाँ पर दे दिया। तो उस केस में उसको जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो भी इसी हेड के अंदर में चला जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, एनी पर्सन एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। तो इस बार क्या हुआ, इस बार उसका कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स और कंडीशन थे वो मॉडिफाई हो गए। तो उसमें जो भी उसको कंपनसेशन मिलेगा वो भी उसका पीजीबीपी में जाएगा। तो देखिए 5 चीज़ हम लोगों ने देखी यहाँ पर। इस कंपनसेशन से रिलेटेड 5 चीज़ें आपकी, एक तो टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, मॉडिफिकेशन और टर्म्स और कंडीशन सब में सेम है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट, टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, उसके बाद फिर वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट ये हो गया, और उसके बाद फिर टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था उसका टर्मिनेशन, और मॉडिफिकेशन तो आपका ये सारे पॉइंट में घुसा हुआ है। तो ये 5 पॉइंट की वजह से, ठीक है, ये 5 रीजन की वजह से उसको जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो उसका चला जाएगा पीजीबीपी हेड के अंदर में, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बोले, इनकम ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये होता है चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो कोई भी तरीके की इनकम अगर किसी ट्रेड एसोसिएशन को हो रही है तो वो भी यहाँ पर पीजीबीपी हेड के अंदर में ही चार्ज होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम डिराइव्ड बाय ए ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। तो उसने कोई भी तरीके की स्पेसिफिक सर्विस अपने मेंबर्स को दी, यहाँ पर जो भी उसके ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हैं उनको कोई सर्विस उसने प्रोवाइड की, उस वजह से उसको जो भी इनकम हुई वो यहाँ पर पीजीबीपी हेड के अंदर में चार्ज होगी। उसके बाद देखिए, इसके बाद फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, रिसिट्स इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड। तो आप फॉरेन ट्रेड चला रहे थे तो फॉरेन ट्रेड में आपको कोई भी मान लीजिए रिसिट मिली है, ठीक है, तो वो रिसिट आपकी क्या होगी, पीजीबीपी में चार्ज हो जाएगी। अब ये रिसिट कई रीज़न की वजह से आपको मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने लाइसेंस को सेल कर दिया, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया। अब ये देखिए इसमें दिया हुआ है ग्रांटेड अंडर इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955। उसके बाद और भी कई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इतना डीप में मत आप जाइए, आप बस ये याद रखिए कि कोई भी रिसिट आपको अगर मिल रही है फॉरेन ट्रेड के कनेक्शन में तो वो आपकी चार्ज होगी पीजीबीपी हेड में, ठीक है। पीजीबीपी हेड के अंडर में ही आपकी चार्ज हो जाएगी। अब ये मान लीजिए प्रॉफिट आपको हो गया सेल ऑफ लाइसेंस में, या फिर कोई तरीके की कैश असिस्टेंस यहाँ पर आपको मिली है बाय दी गवर्नमेंट। जैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैश असिस्टेंस देती है। जो भी एक्सपोर्टर हैं उनको कई तरीके के और बेनिफिट्स देती है। तो कोई भी कैश असिस्टेंस यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने आपको दिया है तो वो भी आपका पीजीबीपी हेड के अंदर में चार्ज होगा। या फिर आपने मान लीजिए कि एक्सपोर्ट करते टाइम पे कस्टम ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी पे करी थी और वो आपकी रीपे हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी उसके अंडर में आपने एक्सपोर्ट किया और उसमें जो भी कस्टम ड्यूटी आपने पे करी थी वो आपकी गवर्नमेंट ने रीपे कर दिया आपको। तो जो भी रीपेमेंट आपको मिला है वो आपका पीजीबीपी हेड के अंदर में ही यहाँ पर चार्ज होगा। इसके बाद आपने इस बार क्या किया, आपने प्रॉफिट कमाया किस पे, ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। इसके अंडर में आपने मतलब ये जो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम थी इसमें आपने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया और उस पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो वो भी आपका क्या होगा, पीजीबीपी में चला जाएगा। इसके बाद आपने ट्रांसफर किया क्या, ड्यूटी फ्री रीप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया। तो वो भी ट्रांसफर पे आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी पीजीबीपी में आ जाएगा। अब देखिए ड्यूटी फ्री रीप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट या फिर ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ये सब क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। इतना ज़्यादा डीप में अगर जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होते जाएंगे। देखिए क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा कई बार डीप में चले आते हैं इस चैप्टर में, तो इसीलिए हम लोगों को और कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। लेकिन जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वही मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ कि पढ़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ते रहोगे तो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली कि क्या क्या चीज़ होंगी। देखिए सेल ऑफ अ लाइसेंस हो गया, ठीक है, कैश असिस्टेंस यहाँ पर हो गया, रीपेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी हो गया, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रीप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। तो इनसे कोई भी रिसिट आपको अगर मिली है तो वो आपकी पीजीबीपी में चार्ज रहेगी। इसके बाद देखिए
फिफ्थ पॉइंट में बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। अगर आपको कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी परक्यूजिट मिले, परक्यूजिट का मतलब होता है कोई बेनिफिट जो कि कैश में ना होकर के काइंड में हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सैलरी जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर परक्यूजिट्स मिलते थे। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी दे दी, ठीक है, उसको रेंट फ्री हाउस दे दिया रहने के लिए, तो ये सब क्या था, परक्यूजिट थे एक तरीके के। तो कोई भी परक्यूजिट अगर बिजनेस या फिर प्रोफेशन में आपको मिला है तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पर पीजीबीपी हेड के अंदर में ही चार्ज जाएगा। इसके बाद सिक्स पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, रिसिट्स ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। तो कोई भी तरीके की इनकम अगर एक पार्टनर को मिली अपनी फर्म से तो वो यहाँ पर पीजीबीपी हेड के अंदर में जाएगी। अब कौन कौन सी इनकम एक पार्टनर को मिल सकती है अपनी फर्म से, उसको देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है और कमीशन मिल सकता है। तो ये जितनी भी इनकम वो रिसीव करे अपनी फर्म से तो ये सारी पीजीबीपी हेड के अंदर में चार्ज होगी। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सैलरी, बोनस और कमीशन ये तो सैलरीज का पार्ट है, तो ये सैलरी हेड के अंदर में जाना चाहिए। देखिए जो पार्टनर यहाँ पर अपनी फर्म से जितनी भी इनकम रिसीव कर रहा है वो एज अ पार्टनर रिसीव कर रहा है, ना कि एज अ एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है। अगर वो एज अ एम्प्लॉय यहाँ पर रिसीव करता तो फिर हम उसको सैलरी हेड के अंदर में डालते, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो एज अ पार्टनर रिसीव कर रहा है अपने फर्म से, तो इसीलिए जो भी इनकम उसको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सारी पीजीबीपी हेड के अंदर में यहाँ पर चार्ज होगी। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट में देखिए क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कोई भी तरीके का अगर इंटरेस्ट मिला है सिक्योरिटीज पे तो वो भी यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी हेड के अंदर में ही चार्ज होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ द बिजनेस ऑफ द असेसी इज टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज। अगर जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपका काम यही है, आपका बिजनेस ही यही है कि आप इन्वेस्ट करो और उसमें से इंटरेस्ट आप कमाओ, आपका बिजनेस ही इसीलिए चल रहा है, तो ये इंटरेस्ट आपका जो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपका जाएगा बिजनेस इनकम के अंडर में। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप जो गुड्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करते हो और आपने मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है वो आपका कहाँ चार्ज होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका चला जाएगा, ठीक है, बिजनेस इनकम में आपका नहीं जाएगा। आपको कोई भी इनकम आप रिसीव करो उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो इनकम आपके बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से हो रही हो। अगर किसी और अदर रीज़न की वजह से आपको हो रही है तो वो आपकी क्या हो जाती है, अदर सोर्सेज या फिर कैपिटल की या फिर कोई भी दूसरे हेड में आप उसको डालोगे, आप उसको पीजीबीपी में नहीं डालोगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात। इसके बाद देखें, इसके बाद एट्थ पॉइंट में बोल रहे हैं एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। तो कोई भी तरीके का सम अगर आपको रिसीव हुआ है अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, देखिए की मैन समझे सबसे पहले क्या होता है। कोई भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज आप देखते हो उसमें कोई एक इंपॉर्टेंट जो भी पर्सनस होते हैं, मतलब वो जो पर्सन है अगर उनकी लाइफ को कोई भी रिस्क होता है तो यहाँ पर बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस का सीईओ है, तो अगर उसको कुछ भी होता है तो यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान उस बिजनेस के लिए, उस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो कंपनीज क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसको उन लोग बोलते हैं की मैन, उसकी लाइफ पे वो लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं कि अगर उसकी लाइफ को कोई भी रिस्क होता है तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी उनको कंपनसेशन पे करती है। तो ये होती की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर में कोई भी सम अगर रिसीव हो रहा है बिजनेस को तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पर पीजीबीपी हेड के अंदर में ही चार्ज होगा, क्योंकि हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए ही ली थी। जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो वो अपने बिजनेस को ही बचाने के लिए ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी क्लेम आपको मिलेगा यहाँ पर वो भी आपका पीजीबीपी हेड के अंदर में ही चार्ज होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोले, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लिखा हो 8A। 8A इसलिए लिखा हो क्योंकि पर्टिकुलर सब सेक्शन वाइज है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 28, तो ये हो गया सेक्शन 28 सब सेक्शन 8, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो होगा ये होगा सेक्शन 28 सब सेक्शन 8A। तो ये सब सेक्शन वाइज लिखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने सीक्वेंस में लिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया आपको। अब देखें यहाँ पर बोले हैं द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। मान लो कि आप मशीन बना करके यहाँ पर सेल करते हो, आपका बिजनेस है कि आप मशीन बनाओगे और उसको आप सेल करोगे। आपके स्टॉक में पड़ी हुई थी मशीन, आपने उस मशीन को उठा करके अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करवा लिया और अब आप उसी मशीन को यूज़ करके और मशीन यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हो। तो आपने क्या किया, जो आपकी इन्वेंट्री रखी हुई थी, इन्वेंट्री का मतलब आपने उसको सेल करने के लिए रखा था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। फैक्ट्री में इंस्टॉल करवा लिया मतलब आपने उसको एक कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करवा लिया। तो जब भी आप ये करते हो तो हम इसको ये मानते हैं कि आपने इन्वेंट्री को अपने सेल कर दिया, मतलब आपने एक्चुअल में इन्वेंट्री को सेल नहीं किया है, आपने अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो भी इन्वेंट्री को अपने कन्वर्ट किया है कैपिटल एसेट में,
आपको हम लोग ये मानेंगे कि वो आपने सेल कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो जो भी आपने एक्चुअल में तो सेल किया नहीं है, अगर आपने एक्चुअल में उसको सेल किया होता तो आपको इनकम होती, वो इनकम हम लोग डाल देते पीजीबीपी में, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। तो यहाँ पर हम लोग नोशनल प्रॉफिट उसका लेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, उस इन्वेंट्री की फेयर मार्केट वैल्यू देख लेंगे उस डेट पे जिस डेट पे आपने उसको कन्वर्ट किया था कैपिटल एसेट में। तो वही फेयर मार्केट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, और उसी इनकम को हम लोग पीजीबीपी हेड के अंदर में चार्ज कर लेंगे। अब ये देखिएगा कि जो कैपिटल एसेट पे आपने इसको कन्वर्ट किया है, इस कैपिटल एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये मैंने आपको कैपिटल गेन्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके इस कैपिटल एसेट की होगी, उस मशीन की होगी, वो क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ जो इन्वेंट्री थी, ठीक है, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू इन्वेंट्री की थी वो आपके कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो दो तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, देखिए इन्वेंट्री को आपने कन्वर्ट किया तो इन्वेंट्री की एक तरीके से सेल्स वैल्यू हम लोग ले लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, उसको हम लोग चार्ज कर देंगे पीजीबीपी हेड के अंदर में, और जो कैपिटल एसेट में उसको कन्वर्ट किया है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग ले लेंगे क्या, फेयर मार्केट वैल्यू उसी इन्वेंट्री की, क्योंकि हम लोगों ने एक तरफ से सेल किया तो दूसरी तरफ से हमने उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करके परचेज भी तो कर लिया है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर कान को घुमा के पकड़ के इधर से वही चीज़ कर रहे हैं वो लोग। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो गई। अब मान लीजिए कि फ्यूचर में आप इस कैपिटल एसेट को कभी सेल करते हो तो जो भी उसकी सेल वैल्यू होगी उसमें से आपको इसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करके अपना कैपिटल गेन यहाँ पर आप निकालोगे, ठीक है। इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बता दिया ताकि आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसका। इसके बाद 9th पॉइंट में देखिए क्या बोले, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट, किसी तरीके का आपने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट की वजह से आपको किसी तरीके का सम यहाँ पर रिसीव हो रहा है, अब वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, तो वो आपका पीजीबीपी में चार्ज होगा। अब आपको किस तरीके का एग्रीमेंट आप करोगे, देखिए पहले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। मान लीजिए कि हम दोनों टीचर हैं, ठीक है, अब हम दोनों का जो कोचिंग सेंटर चल रहा है, मेरा चल रहा था एक पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर में, अब वहाँ पर आप भी वहाँ पर अपना कोचिंग सेंटर खोलने वाले हो, तो मैंने आपको कहा कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी कोचिंग मत खोलो, तो मैंने क्या किया, आपको मना किया। आपने कहा कि ठीक है, अगर मैं नहीं इस कॉलोनी में खोलूँगा अपना कोचिंग सेंटर तो मुझे मेरे साथ एक एग्रीमेंट करिए और मुझे कंपनसेशन पे करिए इसके लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एग्रीमेंट आपके साथ कर ले रहा हूँ, मैं आपको कंपनसेशन पे करने के लिए तैयार हूँ एक तरीके का। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में ये था कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में अपना कोचिंग सेंटर नहीं खोलोगे। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको एक प्रोफेशन करने से रोक दिया, या फिर मान लीजिए कि हम दोनों का बिजनेस था तो मैंने आपको बिजनेस करने से यहाँ पर रोक दिया, तो ये क्या होगा, आपको रोका जा रहा हो, इसके लिए मैंने आपको आपके साथ में एक एग्रीमेंट किया है। तो उस एग्रीमेंट के अंदर में जो भी पेमेंट मैं आपको दूंगा वो आपके लिए क्या होगी, पीजीबीपी हेड के अंदर में आपकी एज ए इनकम चार्ज रहेगी। उसके बाद देखें बी पॉइंट में क्या बोले, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर और इंफॉर्मेशन और टेक्निक लाइकली टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मान लीजिए कि आपने कोई एक पर्टिकुलर इन्वेंशन किया था, आप मेरे दोस्त थे, आपने कोई पर्टिकुलर इन्वेंशन किया, अब वो इन्वेंशन जो आपने किया आपने उसको पेटेंट करवा लिया था और आपने मुझे उसको उसके पेटेंट के राइट दे दिए। अब मैंने आपको कहा कि आप ये जो पेटेंट आपने मुझे दिया है ये राइट आप किसी और, ये इन्वेंशन जो आपका है ये आप किसी और को शेयर नहीं करोगे, आप सिर्फ इसको मेरे साथ में यहाँ पर शेयर करोगे। तो ये जो आपको मैंने रोक दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ शेयर करो, आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते इसको, तो ये जो मैं आपको रोक रहा हूँ इसके लिए जो भी पेमेंट मैं आपको दूंगा वो क्या हो जाएगी, पीजीबीपी हेड के अंदर में आपकी चार्ज होगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कोई भी एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हो फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, या फिर आपको मैं रोक रहा हूँ आपकी नॉलेज या पेटेंट या फिर कॉपीराइट को शेयर करने से, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, पीजीबीपी हेड के अंदर में चार्ज होगा। इसके बाद 10th पॉइंट में देखिए क्या बोले, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन लैंड और गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट being demolished, destructed, discarded or transferred if the whole of the expenditure of such capital asset has been allowed as a deduction under section 35 AD। सेक्शन 35 AD जो होता है वो हम लोगों का रिलेटेड होता है स्पेसिफाइड बिजनेस से। स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई भी तरीके का अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप 100% क्लेम कर सकते हो डिडक्शन। तो ये आगे हम लोग जब डिडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर बस आप ये समझ लीजिए कि कोई भी तरीके का सम अगर आपको मिला है, किस लिए, आपका जो कैपिटल एसेट था अदर देन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों को छोड़ करके कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपका था जो कि आपका स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड था, जिसका डिडक्शन आपने यहाँ पर क्लेम किया हुआ था अंडर सेक्शन 35
AD, तो वो अगर मान लीजिए कि डिमोलिश हो गया या फिर डिस्ट्रक्ट कर दिया गया तो उसमें कोई भी सम अगर आपको रिसीव हो रहा है उसका, तो वो आपका PGBP हेड के अंदर में चार्ज होगा। तो ये हो गई 10th पॉइंट की बात। इसके बाद देखिए 11th पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। तो 11th पॉइंट है, लेकिन देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको 12 तरीके की इनकम के बारे में बताया गया। मतलब ये 8 था और ये 8A था, तो कहने का मतलब ये टोटल आपके पास में 8 तरीके की, ये 12 तरीके की इनकम के बारे में बताया गया यहाँ पे, जो आपकी PGBP हेड के अंदर में चार्ज होती है। 11th इनकम की अगर हम बात करें तो 11th इनकम में बोले इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। तो कोई भी तरीके का अगर आप स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कर रहे हो अंडर स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो वो आपका PGBP हेड के अंदर में ही चार्ज होगा। देखें, जो बिजनेस यहाँ पे किया जा रहा है वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है ट्रेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर आपका जो बिजनेस है वो हो सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। मतलब आप स्पेकुलेट करके यहाँ पर काम कर रहे हो। जैसे ट्रेड की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आप सब्जी मंडी में गए, आपने 100 रुपये के आलू खरीदे और इसको बेच दिया आपने 120 रुपये का, तो ये क्या है आपका 20 रुपये उसी समय प्रॉफिट हो गया। आपने एक्चुअल में यहाँ पर ट्रेड को परफॉर्म किया। स्पेकुलेटिव बिजनेस की अगर हम बात करें तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपने जून 1 को, ठीक है, जून 1 को आपने क्या किया, 100 रुपये के आलू खरीदे, ठीक है, आपने इसकी डिलीवरी नहीं ली वहाँ पे, आपने उसको कहा कि वहीं पे उसको होल्ड करके रखे रहो। आपको लगा था कि इसके आलू के प्राइस बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए जून 2 को आप एकदम सही निकले और जून 2 को इसके प्राइस हो गए 120 रुपये, तो आपने क्या किया, इसी आलू को जो आपने एक्चुअल में ख़रीदा नहीं था, आप इसको क्या करोगे, सेल कर दोगे। मतलब आपने क्या किया कि जून 1 को आपने 100 रुपये के आलू उसको खरीदे, आपने उसको कहा कि इसको अभी मुझे डिलीवरी मत दो इसकी, आप इसको अपने पास में रखे रहो, मैं आकर के कल आपको पेमेंट कर दूंगा। दूसरे जून 2 को जब आपका इसका प्राइस बढ़ गया 120 रुपये, तो आपने इसके लिए एक बायर अपना रखा हुआ था, तो उस बायर को आपने यहाँ पर सेल किया और उस बायर से आपने कहा कि जा करके इसकी डिलीवरी ले लो। तो अब ये जो बायर है ये यहाँ पर जाकर के डिलीवरी इसकी ले लेगा और वो यहाँ पर 120 रुपये आपको पेमेंट कर देगा, और आप ये 120 रुपये में से 100 रुपये इसको पेमेंट कर दोगे। तो आपने देखिए एक्चुअल में आपने डिलीवरी यहाँ पर ली ही नहीं और आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, फिर मैं आपको यही बोलूँगा, आप बस ये समझ लो कि कोई भी तरीके का स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, जैसे कैपिटल गेन्स की जब हम बात करते हैं, आपको पता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो जो ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करोगे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जितनी भी इनकम होती है वो PGBP में जाती है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। जब भी कैपिटल मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे तो जो भी आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से इनकम हो रही है वो आपकी PGBP में आती है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि शेयर सेल करके इनकम हो रही है या फिर शेयर को परचेज करके कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन आप एक्चुअल में परफॉर्म अगर कर रहे हो, उससे आपको इनकम हो रही है, तो वो आपकी कैपिटल गेन में चली जाती है, तो वो आपकी वही सेक्शन 111 है और सेक्शन 112 वाले उसमें आ जाती है, ठीक है। तो लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर होगी तो वो PGBP में आ जाएगी। तो कोई भी तरीके की इनकम अगर आपको हो रही स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से, तो वो भी आपकी कहाँ चली आएगी, वो भी आपकी PGBP हेड के अंदर में आ जाती है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट में क्या बोले, हाउएवर एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और द राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन which is chargeable under the head capital gain shall not be treated as an income under this clause। तो मतलब अगर आप कोई भी तरीके का अपना मैन्युफैक्चरिंग का राइट यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का हो, प्रोडक्शन करने का हो, किसी भी तरीके का प्रोड्यूस करने का आर्टिकल का हो, तो कोई भी आप अगर अपने बिजनेस के राइट यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो किसी पर्सन को, तो वो आपका कैपिटल गेन में आता है, ना कि PGBP हेड के अंदर में आएगा। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ये आपकी 12 तरीके की इनकम का एक्सप्लेनेशन आपका कवर होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग बात कर लेते हैं डीम्ड प्रॉफिट्स की, ठीक है। डीम्ड प्रॉफिट का मतलब हो गया कि वो प्रॉफिट जो कि मान लिया गया है आपका प्रॉफिट है, मतलब एक्चुअल में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, ना ही आपने उसको रिकवर या फिर उसको आपने अर्न करने के लिए कोई मेहनत करी है, वो आपको प्रॉफिट हो गया, हम लोगों ने मान लिया कि वो प्रॉफिट है। ये आपका कवर होता है सेक्शन 41 के अंदर में। इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या बोले, रिकवरी अगेंस्ट एनी अलाउंस और डिडक्शन अलाउड अर्लियर। तो कोई भी तरीके का अलाउंस या फिर डिडक्शन आपने पहले कभी क्लेम किया था, अब उसका आपको रिकवरी मिल गई। मान लीजिए कि कोई तरीके का लॉस था आपका, वो आपने एज अ डिडक्शन क्लेम किया था किसी प्रीवियस ईयर में, अब आगे के फ्यूचर ईयर में आपको उसकी रिकवरी मिल जा रही है। तो जब भी जिस भी प्रीवियस ईयर में आपको उस पर्टिकुलर डिडक्शन या फिर अलाउंस की रिकवरी मिलेगी, तो उस प्रीवियस ईयर की इनकम में ये हमारा PGBP हेड के अंदर में चला जाएगा। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई एक पर्सन था, उसने यहाँ पर डिडक्शन क्लेम किया था इसका, ठीक है, और इसने क्या किया, अपना बिजनेस किसी को सेल कर दिया। अब ये जब इसने बिजनेस सेल किया, उसने जो दूसरा पर्सन था उसने बिजनेस को कुछ साल चलाया, और उसके बाद उसको कुछ साल बाद रिकवरी यहाँ पर हो गई। मतलब डिडक्शन इस पर्सन ने क्लेम किया और रिकवरी इस इंसान को हो रही है। तो जिस इंसान को भी रिकवरी हो रही है, हमें ये मतलब नहीं है, जिस इंसान को भी रिकवरी मिलेगी उसके लिए डीम्ड प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा और उसकी PGBP हेड के अंदर में ये इनकम चार्ज हो जाएगी।
इसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोले, बैलेंसिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो अगर आपका बिजनेस मान लीजिए पावर जनरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का है तो उसमें जो भी बैलेंसिंग चार्ज ऑन असेट्स है। अब बैलेंसिंग चार्ज ऑन असेट का देखिए मतलब क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर असेट था आपके पास में, आपका बिजनेस पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का था, आपके पास में कोई एक असेट था, ये मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, या फिर आपने मान लीजिए इसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ले लेते हैं मान लीजिए कि उसकी WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू उस पर्टिकुलर असेट की यहाँ पर थी 10,000 रुपये, ठीक है। आपने इस पर्टिकुलर असेट को यहाँ पर सेल किया 15,000 रुपये का, ठीक है। WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी 10,000 की थी, आपने उसको सेल किया 15,000 रुपये का, तो आपका जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5,000 रुपये का, ठीक है। अब ये 5,000 पूरा का पूरा आपका उसमें डीम प्रॉफिट में नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पर कंपेयर करोगे एक्चुअल कॉस्ट को। मान लीजिए कि ये जो असेट आपने जब खरीदा था तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको पड़ी थी 12,000 रुपये की, ठीक है। 12,000 का आपने खरीदा, फिर आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके इसकी जो वैल्यू बची वो 10,000 बची, फिर आपने इसको सेल किया तो आपने इसको 15,000 का सेल किया। अब 15,000 का आपने सेल किया, 10,000 इसकी ये WDV थी, तो 5,000 का आपको गेन हुआ। अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें एक्चुअल कॉस्ट से इसको कंपेयर करोगे। एक्चुअल कॉस्ट मान लो इसकी 12,000 रुपये थी, तो यानी कि आपका यहाँ पर 2,000 का क्या है, एक तरीके से यहाँ पर आपकी वैल्यू गिरी हुई है। तो बैलेंसिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, जो आपकी ये गेन आपको हो रहा था सेल्स माइनस WDV करके जो गेन आपको हुआ, इसको आप कंपेयर करोगे आपकी एक्चुअल कॉस्ट और WDV के डिफरेंस से। तो यहाँ पर ये 2,000 निकला, तो आपका जो डीम्ड प्रॉफिट यहाँ पर होगा वो कितना होगा, 5,000 माइनस 2,000 रुपये। देखिए सेल वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है, यहाँ पे जो सेल वैल्यू है वो WDV को एक्सीड कर रही है। इन केस मान लीजिए कि सेल वैल्यू अगर जो WDV को एक्सीड नहीं करती है, आपने सेल जो किया, आपका गुड जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, जो कैपिटल एसेट आपका था वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए कि आपको 8,000 रुपये मिल रहा है, तो अगर आपकी एक्सीड नहीं करती है जो सेल्स वैल्यू है, अगर वो एक्सीड नहीं करती WDV को, तब ये बात नहीं आएगी। यहाँ पे ये चीज़ें की कंडीशन में लोग पढ़ रहे हैं तब आएगी जब आपकी सेल्स वैल्यू WDV को एक्सीड करे। तो सेल्स आपकी 15,000 की हो गई, तो ये हम लोगों ने क्या किया, 5,000 माइनस 2,000, यानी कि जो बचा हुआ 3,000 रुपये है ये होगा हमारा डीम्ड प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल में आपने एक असेट को खरीदा था 12,000 रुपये का, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करते 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 तब आपका 10,000 यहाँ पर बचा हुआ है। तो आपका 12,000 रुपये एक्चुअल में है, देखिए कॉस्ट जो उसकी पड़ी थी वो आपको 12,000 रुपये पड़ी थी। तो 15,000 का अगर आप सेल करो तो आपको एक्चुअल में देखिए प्रॉफिट कितना है, 3,000 का तो हुआ, 2,000 तो आपने डेप्रिसिएशन से इसको लेस कर दिया था। तो जो 3,000 रुपये है ये आपका डीम्ड प्रॉफिट में यहाँ पर चला जाएगा। खैर इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया। एग्जाम में अगर आपको लिखना हो तो आप बस ये हेडिंग यहाँ पर लिख दीजिए, बैलेंसिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग एंगेज इन द जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2। इसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बोले, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो कोई भी कैपिटल एसेट जो कि आप अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे थे, किसी और अदर पर्पस के लिए आप उसको उस कैपिटल एसेट को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वो जो भी आपको कैपिटल एसेट को सेल करके यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो आपका डीम्ड प्रॉफिट में यहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें, रिकवरी आउट ऑफ बैड डेट्स अलाउड एज अ डिडक्शन। आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में बैड डेट्स डिडक्ट किए थे, ठीक है, आपने उसमें प्रॉफिट से, तो आपने उस साल में डिडक्ट कर दिए, लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर में आपको उस बैड डेट की रिकवरी यहाँ पर मिल जाती, तो जो भी रिकवरी आपको मिल रही है वो आपकी डीम्ड प्रॉफिट में यहाँ पर चली आती है अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। इसके बाद अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व्स क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि वो स्पेशल रिजर्व यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है, उतना अमाउंट वो लोग उसमें स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसका डिडक्शन भी वो लोग क्लेम करते हैं। जब हम लोग डिडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिजर्व वो लोग बनाते हैं। तो जो अमाउंट उन लोगों ने उस स्पेशल रिजर्व में डाला वो तो उनको उसका डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी वो लोग उस स्पेशल रिजर्व से कोई अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जो भी अमाउंट उन लोगों ने विड्रॉ किया है उस पर्टिकुलर स्पेशल रिजर्व से, तो वो उनका डीम्ड प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। और इसके बाद लास्ट में देखिए क्या बोले, रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका मान लीजिए बिजनेस और जो प्रोफेशन था वो आप डिसकंटिन्यू कर दो, तो मान लो आपने शट डाउन कर दिया अपना बिजनेस और उसके बाद आपको वहाँ पर रिकवरी हो रही है उसकी, तो जो भी रिकवरी आपको हो रही है आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो भी आपका PGBP हेड के अंदर में ही चार्ज होगा, किसी और अदर हेड में नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस अगर बंद कर दिया तो आपका PGBP में नहीं जाएगा। तो अगर आपको रिकवरी हो रही है उस डिसकंटिन्यूएंस से, तो वो भी आपका क्या होगा, डीम्ड प्रॉफिट में यहाँ पर जाएगा और PGBP हेड के अंदर में चार्ज होगा।
तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से डीम्ड प्रॉफिट्स आपके होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन सी इनकम हम लोगों की चार्ज होगी पीजीबीपी हेड के अंदर में, कौन कौन से डीम्ड प्रॉफिट होंगे, ठीक है, क्यों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मतलब क्या हम लोगों को अल्टीमेटली इस चैप्टर में करना है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग जो बचे हुए टॉपिक हैं एक एक करके वो भी यहाँ पर कवर करते जाएंगे। अब अगर आपका डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।